अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आपने FIA कांस्टेबल का पेपर देना है और उसके लिए आप पास्ट पेपर्स देख रहे हैं विद सोल्यूशन, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पास्ट पेपर से लिए गए MCQs बताऊंगी और उनका सोल्यूशन भी साथ में होगा और उनकी साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी होगी और इजी वर्डिंग के अंदर एक्सप्लेनेशन होगी ताकि आप लोगों के लिए समझना आसान हो। तो चूंकि आपको पता है कि कांस्टेबल का जो पेपर है उसके अंदर सारे MCQs जो है वो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। कुछ कैटेगरी, पहली कैटेगरी जो है उसके अंदर FIA एक्ट 1974 में से MCQs आते हैं, कुछ MCQs इसमें से आते हैं। इसके बाद कुछ जो MCQs हैं वो पार्ट 2 यानी इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी में से आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन सारी कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे और इनके MCQs देखेंगे। इसके बाद जो पार्ट 3 है हमारा, उसके अंदर हम कैटेगरी देखेंगे पाकिस्तान स्टडीज और जनरल नॉलेज की। इसके कुछ MCQs मैं आपको बताऊंगी और इसके बाद जो है हम आगे वाली कैटेगरी देखेंगे जिसके अंदर हमने इस्लामिक स्टडीज में से MCQs लिए हैं। और इसके बाद जो आगे वाली कैटेगरी है उसके अंदर हम कंप्यूटर और IT से रिलेटेड MCQs देखेंगे। ये पार्ट 5 होगा हमारी वीडियो का। और इसके बाद जो लास्ट वाला हमारी वीडियो का पार्ट होगा वो है बेसिक मैथ एंड एवरीडे साइंस, यानी इसमें से भी आपके पेपर में MCQs आते हैं। तो आपके पेपर में जितनी भी कैटेगरीज के MCQs आते हैं सबके सब आज की वीडियो के अंदर होने वाले हैं डिस्कस। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपने ये फाइल कैसे लेनी है जिसके अंदर ये सारे MCQs लिखे हुए हैं ये भी मैं आपको वीडियो के लास्ट पे या फिर दरमियान के अंदर बताती हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं FIA एक्ट 1974। इसको समझाने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि अगर आपके बाकी सारे MCQs ठीक हैं, सिर्फ आपके एक्ट वाले MCQs गलत हैं तो आप मेरिट पे नहीं आ सकते। मेरिट पे आने के लिए आपको FIA एक्ट आना बहुत ज़रूरी है। तो इट्स मीन के ये आपके पेपर का इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से देखिएगा। तो इसके MCQs को हम देखते हैं। FIA एक्ट 1974 के तहत डायरेक्टर जनरल यानी जो DG होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, यानी उसको कौन सिलेक्ट करता है। तो इसका आंसर, ये 4 ऑप्शन है आपके पास दिए गए हैं, इनमें से आप पहले चूज करें फिर मैं बाद में आपको आंसर बताती हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या फिर फेडरल गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो DG को अपॉइंट करती है, यानी जो FIA का एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो DG को अपॉइंट करती है वो फेडरल गवर्नमेंट है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये आप पढ़ लीजिएगा। यानी कि फेडरल गवर्नमेंट वफाकी जो हुकूमत है FIA के DG का इंतखाब करती है जो कि इदारे का सरबराह होता है। इसके बाद सेकेंड वाला MCQs है हमारे पास। FIA एक्ट 1974 की सेक्शन 5 के मुताबिक FIA ऑफिसर्स के पास किस बराबर पावर्स होती हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास पुलिस ऑफिसर्स, यानी FIA एक्ट की सेक्शन 5 के अंदर ये लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान FIA ऑफिसर्स के पास वही इख्तियारात होते हैं जो कि पुलिस एक्ट के तहत पुलिस ऑफिसर्स को हासिल होते हैं। इसका मतलब ये है कि FIA में ना एक तो सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है और दूसरा इनके पास जो इख्तियारात होते हैं वो पुलिस वालों की तरह के ही होते हैं। नाज़रीन, ये एक्ट वाले MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद करिएगा। इसके बाद आगे थर्ड वाला MCQs है, क्या FIA ऑफिसर किसी मुलजिम को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है या नहीं कर सकता। अब ये जो MCQs है ना, मैं इंग्लिश में इसलिए नहीं बता रही ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। आगे कुछ वीडियोस के अंदर हम इंग्लिश में भी देखेंगे जिस तरह आपके पेपर में आने हैं, लेकिन मैं पहले चाहती हूँ कि आपको अच्छे से समझा दूं कि पेपर इस तरीके का होता है। तो FIA ये वाला MCQs है, क्या FIA ऑफिसर जो है किसी मुलजिम को बगैर किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकता है या नहीं। तो इसका आंसर है जी हाँ, यानी आप स्केड्यूल में मौजूद जो ऑफेंस होते हैं उसकी सूरत के अंदर FIA ऑफिसर जो है वो बगैर किसी वारंट के भी उसको इख्तियार है कि वो मुलजिम को अरेस्ट कर सकता है, यानी उसके पास कोई वारंट नहीं है फिर भी वो इसको अरेस्ट कर सकता है, ये उसके पास एक इख्तियार होता है। इसके बाद 4 वाला MCQs है, FIA कब कायम हुआ।
यानी ये जो FIA का अदारा है ये कब कायम हुआ, तो ये होता है 1975 के अंदर, और इसका जो एक्ट है वो 1974 के अंदर पास हुआ था। यानी जो FIA का एक्ट है वो पास हो गया था 1974 में, लेकिन जो हमारे पास इदारा है वो 13 जनवरी 1974 को कायम हुआ था। यानी ये शुरू अदारा इस डेट को हुआ था, ये आप याद करिएगा। इसके बाद 5 वाला MCQs है, FIA एक्ट 1974 के स्केड्यूल किस बारे में है, तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, वो जराइम जिन पर FIA इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। स्केड्यूल में उन कवानीन और जराइम की लिस्ट दी जाएगी जिन पर एक्शन लेना FIA का काम है, मसलन के करप्शन हो गया, स्मगलिंग हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। तो ये ऐसे जराइम हैं, ये ऐसे क्राइम्स हैं जिनके ऊपर FIA जो है वो एक्ट ले सकता है और इसके ऊपर काम करता है। नाज़रीन, ये हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया जिसके अंदर FIA एक्ट के MCQs थे। अब पार्ट 2 है हमारा इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी। इंग्लिश के भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं, तो चलें हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ कैंडिड। ये आपके पास वर्ड है CANDID, इसका आप लोगों ने सिनोनिम ढूंढना है। सिनोनिम का मतलब होता है कोई ऐसा वर्ड जो कि सेम मीनिंग वाला होता है। यानी ये जो कैंडिड है ना, इसी के मीनिंग वाला सेम वर्ड हमने ढूंढना है। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, फ्रैंक या फिर ऑनेस्ट। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम देखते हैं। कैंडिड का मतलब होता है खुला दुला या फिर ईमानदारी से बात करने वाला। यानी ऐसा इंसान जो ईमानदार है, खुला है, ऑनेस्ट है, तो वो कैंडिड होता है, या फिर हम उसको ऑनेस्ट भी बोलते हैं। इसके बाद नाज़रीन 7 वाला MCQ है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ वेज। VAGUE, ये आपके पास वर्ड है, इसका आपने एंटोनिम ढूंढना है। अब एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड, यानी सिनोनिम का मतलब होता था सेम, और इसका मतलब है ऑपोजिट, यानी जो इसके बिल्कुल मुख्तलिफ मीनिंग आएगा वो हमने ढूंढना है। तो जो वेज है इसका बिल्कुल मुख्तलिफ मतलब होता है क्लियर या फिर डिस्टिंक्ट, यानी ये इसका एंटोनिम है। अब ये जो वोएज का वर्ड है ना, इसका मतलब है कि ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन के ऊपर बताती हूँ। वेज का मतलब है गैर वाज़े, यानी इसलिए इसका उल्ट एंटोनिम है क्लियर। यानी ये जो वर्ड है ना वेज, इसका मतलब होता है कोई भी मदम चीज़। ये मैं आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, इसके अंदर जो कलर है ना, इसके नीचे का जो वाइट बोर्ड है वो आपको सही नहीं नज़र आ रहा, ये क्लियर नहीं है, ये वेज है यानी मदम है, यानी जिसके नीचे आपको वाज़े नज़र नहीं आता। तो इसका हमने चूंकि एंटोनिम बताना है, तो एंटोनिम का मतलब होता है उल्ट अल्फाज। तो इसका जो उल्ट है वो होगा क्लियर, यानी ये वेज है तो इसका उल्ट है ये वाली चीज़, यानी जो कि क्लियर है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है, या फिर इसका करेक्ट जो एंटोनिम है वो क्लियर है। इसके बाद नाज़रीन 8 वाला MCQ है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक, शी इज अफ्रेड डैश स्पाइडर। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, प्रेपोजिशन लगानी है। प्रेपोजिशन लगा के हमने ये सेंटेंस कंप्लीट करना है ताकि इसकी समझ आ जाए। तो यहाँ पे इसका करेक्ट है हमारे पास बी वाला ऑप्शन, फ्रेड के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है। जिस तरह कोई भी सब्जेक्ट होता है, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री है, उसके साथ एट प्रेपोजिशन फिक्स है, ये ग्रामर का रूल है। इस तरह ये जो अफ्रेड का वर्ड है इसके साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है। तो इसका मतलब है कि शी इज़ अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, शी इज़ अफ्रेड ऑफ स्पाइडर। यहाँ पे ऑफ आएगा तो ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। इसके बाद नाज़रीन 9 वाला MCQ है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यानी ये आपके पास हैं रिकमेंडेड के स्पेलिंग लिखे हुए हैं, आपने इसके सही स्पेलिंग ढूंढने हैं। तो ये है इसके सही स्पेलिंग, RECOMMEND, रिकमेंड, ये इसके करेक्ट स्पेलिंग है, इनको याद कर लें। इसके बाद नाज़रीन हमारे पास है 10 वाला MCQ, ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड इज कॉल्ड। यानी एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर इंसानियत ही नहीं है, जो कि इंसानियत से हेट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिसएंथ्रोप बोलते हैं। इंसानियत से जो नफरत करता है इंसान, उसको मिसएंथ्रोप कहते हैं, ये आप याद करिएगा। ये नाज़रीन हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर हमने इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी देखी थी। अब जो पार्ट 3 है हमारा, इसके अंदर
हमने पाकिस्तान स्टडीज़ और जनरल नॉलेज इसके MCQs देखने हैं। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। 11 वाला MCQs है, पाकिस्तान का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, यानी पाकिस्तान का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है, तो वो है हमारे पास K2। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि K2 पाकिस्तान की सबसे ऊंची और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कराक्रम रेंज में है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। आई होप सो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हुई होगी कि जो K2 है ना, ये पाकिस्तान की तो सबसे बड़ी सबसे जो है वो ऊंची माउंटेन है, लेकिन पूरी दुनिया की अगर हम माउंटेन्स देख लें तो उनके अंदर ये जो K2 है ये दूसरे नंबर पे आती है, यानी ऊंचाई के लिहाज से दुनिया में ये दूसरे नंबर पे है और पाकिस्तान में पहले नंबर पे है, और ये कराक्रम रीजन के अंदर रेंज के अंदर पाई जाती है। इसके बाद नाज़रीन 12 वाला MCQs है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान इंदस वाटर ट्रीटी कब हुई, जिसको हम कहते हैं कि ये सिंतास माहदा हुआ था, इंदस वाटर ट्रीटी हुई थी। तो ये कब हुई थी? ये 1960 के अंदर हुई थी, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ये मुआहदा 19 सितंबर 1960 को कराची में हुआ था, जिसके ज़रिए दरियाओं का पानी तकसीम किया गया था। आई होप सो कि ये आपने पहले ही पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर पढ़ा होगा। इसके बाद नाज़रीन 13 वाला MCQs है, मीनारे पाकिस्तान किस मौके पर बनाया गया। तो अब देख लेते हैं कि ये मीनारे पाकिस्तान किस मौके पर बनाया गया था। इंडिपेंडेंस डे था, या फिर रेजोल्यूशन डे था, या 1965 की वार थी, या फिर इस्लामिक समिट के मौके पर बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है कि ये उस जगह बनाया गया था जहां 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर मंजूर हुई थी, यानी इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान। यानी जहां पे पाकिस्तान की रेजोल्यूशन मंजूर हुई थी 1940 के अंदर, ये मीनारे पाकिस्तान उस मौके पर बनाया गया था। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ये उस जगह बनाया गया जहां पे 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर मंजूर हुई और वहाँ पे खुतबा दिया गया था। इसके बाद 14 वाला MCQs है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है यानी रिवर कौन सा है। तो जो इंदस रिवर है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, जो कि सिंध के अंदर है, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, दरियाए सिंध पाकिस्तान का सबसे लंबा और अहम दरिया है। ये आप याद कर लेंगे तो आपको भूलेगा नहीं, एक्सप्लेनेशन पढ़ने से आपके माइंड में लंबे अरसे तक इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी। इसके आगे नाज़रीन 15 वाला MCQs है, करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ FIA कौन है, यानी जो FIA का अभी के लिहाज से DG है उसका नाम आपने बताना है। ये MCQs मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ, आपने इसको सर्च करके और फिर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर इसको ज़रूर बताना है। इसके बाद नाज़रीन पार्ट 4 हमारे पास आता है इस्लामिक स्टडीज़ का, इसके MCQs हैं, और इसके बाद पार्ट 5 हमारे पास आता है कंप्यूटर और IT का, इसके MCQs हैं, और इसके बाद लास्ट वाला पार्ट हमारे पास आता है बेसिक मैथ एंड एवरीडे साइंस का। क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है तो ये वाले जो MCQs हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि आपको ये MCQs चाहिए, तो मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वाली वीडियो बना दूंगी। और अगर आप इस PDF को लेना चाहते हैं, ये जो वर्ड की फाइल मैंने बनाई है जिसके अंदर ये सारे MCQs लिखे हुए हैं, टोटल 30 MCQs हैं। अगर आपको ये PDF ये वर्ड की फाइल है, PDF नहीं है, अगर आपको ये चाहिए तो आप ये परचेज कर सकते हैं, और उसको परचेज करने के लिए ये तकरीबन 100 या फिर 50 रुपीज़ की होगी, ज़्यादा महंगी नहीं है। तो आपको मैं जीमेल एड्रेस दे दूंगी इसी वीडियो के लिंक में, तो आप उसके ऊपर राब्ता करके ये परचेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम इसके जो रिमेनिंग MCQs हैं वो डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी पास्ट पेपर वाली और एजुकेशनल वीडियो के अंदर, टेस्ट प्रिपरेशन वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।